सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्रोत आवेश, परीक्षण आवेश जैसे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। और समझेंगे हम कि विद्युत क्षेत्र अगर हमें किसी बिंदु पर निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं? तो देखो, आवेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, वीडियोस में हमने पढ़ा है कि चार्ज क्या होता है। अगर कोई क्यू चार्ज है तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि विद्युत आवेश की वजह से ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मैं मान के चलूं कि मेरे पास में यहाँ पर एक आवेश है Q, और ये कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है, इसीलिए मैंने क्या बोल दिया, प्लस क्यू आवेश है। तो इस आवेश के आसपास कोई ना कोई एक क्षेत्र उत्पन्न जरूर होगा। ठीक है, इस आवेश के आसपास कोई ना कोई क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जितने क्षेत्र में इस आवेश का प्रभाव हमें दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी आप परिभाषा के रूप से क्या समझ सकते हो कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो क्या करेगा? किसी बल का अनुभव करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब यहां पर यह फंडा क्या है कि अगर हम इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लेकर आए तो बल का अनुभव करें। इसका मतलब क्या है? देखो, मान के चलो यहां पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर। ठीक है, तो जब इस बिंदु पर यह आवेश रखा हुआ है और इसके आसपास ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र होता है लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमको पता करना है कि ये विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, ये वही बात हो गई जैसे आज से काफी सालों पहले हमको नहीं पता था कि हमारे पास या हमारे एनवायरनमेंट में ये चीजें होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के निर्माण के समय से ही उपस्थित था, लेकिन उसकी खोज करी गई। क्यों? क्योंकि जब हमको पता लगाना था कि कोई चीज जब ऊपर से गिरती है तो नीचे ही क्यों गिरती है, ये खोज हमने करी। तो ये चीज क्या पहले थी? नहीं थी, बिल्कुल थी। मतलब ये चीज तो गुरुत्वाकर्षण पहले से था, लेकिन हमने उसको खोज किया। उसी तरह से आवेश के चारों तरफ क्षेत्र होता तो है, लेकिन हमको उसकी क्या करनी है? खोज करनी है। ठीक है, तो इसको खोज करने के लिए हमने क्या किया? एक परीक्षण आवेश क्या लेंगे? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि परीक्षण आवेश वो आवेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। जैसे इस आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है, वैसे इस क्यू नॉट, इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो क्यू नॉट जो परीक्षण आवेश है, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। इस वाले क्यू आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हुआ है उसकी जांच करने के लिए हमें परीक्षण आवेश को इस क्षेत्र के अंदर एंटर कराएंगे, लेकर जाएंगे। और यदि ये जो आवेश है वो किसी तरह के बल का अनुभव करे, यानी कि वो फील करे कि यहां पर भाई मेरे ऊपर कोई बल लगा रहा है। अब वो बल दो तरीके का हो सकता है। कौन से तरीके का? देखो, एक हो सकता है कि वो आकर्षण का बल हो। कहने का मतलब है कि ये दोनों जो आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करें, मतलब पास पास खींचे, यानी ये आवेश इसको अपने पास खींचे। या फिर क्या हो सकता है? प्रतिकर्षण का बल हो सकता है। दूसरा बल क्या होगा? प्रतिकर्षण का हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यानी प्रतिकर्षण की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो क्यू आवेश है ये इस क्यू नॉट आवेश को दूर की तरफ क्या करेगा? धक्का देगा। मतलब अभी तो क्या कर रहा था, ये अपने पास इसको खींच रहा था आकर्षण बल की वजह से, लेकिन प्रतिकर्षण बल में क्या होगा? दूर की तरफ धक्का देगा। भाई अगर कोई आपको अपनी तरफ खींचे या धक्का दे, मान के चलो आपका दोस्त है और आपको अपनी तरफ खींच रहा है या आप में धक्का दे रहा है, आपको फील होगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली फील होगा। तो वही फील इस आवेश को भी होगी, और इस आवेश को अगर वो फील होगी, इसका मतलब है कि यहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। तो इसकी जो परिभाषा है जल्दी से हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये थी परिभाषा। परिभाषा में से क्या कहती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह किसी प्रकार के बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायग्राम आप इसमें छोटा सा बना सकते हो। मान के चलो यहाँ पर क्या एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको विद्युत क्षेत्र बोल देना है। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने समझा था विद्युत क्षेत्र, अब आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या चीज है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही चीज होती है। आज के टाइम में हम लोग क्या बोल देते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो ही विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। बेसिकली विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर कोई बिंदु पर आपने कोई एक आवेश रख रखा है Q, ठीक है, मान के चलो कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर आप एकांक धन परीक्षण आवेश पर कोई बल लग रहा है उस विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो उस पर जो बल लग रहा है उसी को हम क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देंगे। दोबारा समझते हैं, देखो मान के चलो ये क्या है, एक बड़ा बनाता हूं डायग्राम को, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र अभी हमने समझा था जो कि, अब मान के चलो कि इस विद्युत क्षेत्र में मैं किसी आवेश को लेकर आता हूं Q नॉट को लेकर आता हूं। अच्छा, ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है वो किसी ना किसी आवेश Q की वजह से, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की है वो कितना है, बस उसकी गणना करेंगे। यानी विद्युत क्षेत्र में समझा था बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना है। बात समझ में? तो देखो ये Q पहले से उपस्थित था जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब इसके बाद हमने क्या किया, एक Q नॉट आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एंटर कराया और मान के चलो कि इस पर F बल लगा, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं E से। इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E इज इक्वल्स टू F अपॉन में Q नॉट। यानी जो भी आवेश हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, अगर Q नॉट लेके आ रहे हैं तो Q नॉट, अगर Q लेके आ रहे हैं तो केवल Q, अगर Q डैश ला रहे हैं तो Q डैश, अगर Q डबल डैश ला रहे हैं तो Q डबल डैश, समझ रहे हो, जो भी आवेश लेके आएंगे वो यहाँ उसका मान हम यहाँ पुट करेंगे और उस पर जितना बल लगेगा, जितना भी बल लगेगा उस बल को इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अच्छा इसकी जो छोटी सी थ्योरी है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन या इसकी एक थ्योरी। कहती क्या है हमसे कि अगर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आप एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। तो इसकी हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था वो था E इज इक्वल्स टू F अपॉन में Q नॉट। ठीक है, इसको इंडिकेट किस तरीके से करेंगे कि मान के चलो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर हम एक Q नॉट आवेश को लेकर गए, इस Q नॉट आवेश पर अगर F बल उत्पन्न हो जाता है तो वो इस फॉर्मूले के द्वारा हम उस विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी कि जो विद्युत क्षेत्र है, आप नीचे नोट पॉइंट करके लिख सकते हो नोट्स में, नोट के विद्युत क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि होने से इस पर जो भी इफेक्ट पड़ने वाला है, इसका जो मात्रक है, इसकी जो विमा है, उसको हम अभी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है जी, तो देखो विद्युत क्षेत्र हमने बोला एक सदिश राशि है, नीचे नोट पॉइंट करके आप दोबारा से लिख सकते हो, नोट पॉइंट 1 और ये नोट पॉइंट 2 हो जाएगा कि जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, वेक्टर यूनिट इंग्लिश में इसको बोलते हैं,
विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है, ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि हो गई। अच्छा, अब समझते हैं। अब हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। अगर ये एक सदिश राशि है तो इसके फॉर्मूले में भी इसकी सदिश होने की कोई ना कोई प्रमाण, कोई ना कोई प्रूफ हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जब हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र को जब हम सदिश रूप में लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला भी सदिश रूप के हिसाब से ही हमको बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में जो जो चीज सदिश है उसके ऊपर आप एक वेक्टर का निशान लगा दोगे और जो सदिश राशि नहीं है उस पर कुछ भी नहीं लगाओगे। तो इस फॉर्मूले में आप मुझे जल्दी से बताओ कि कौन सी चीजें सदिश हैं, जल्दी से बताओ। देखो, बल तो हमारा सदिश होता ही होता है, यानी इसके ऊपर तो वेक्टर आएगा ही आएगा। और हमने ऊपर वाली लाइन में बोल दिया है कि विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर भी एक वेक्टर आ जाएगा। और क्यू तो हमारा अदिश राशि होती है। सदिश और अदिश का फंडा क्या है, बेसिकली छोटी चीज में बता देता हूं कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि मान की आवश्यकता पड़े, परिमाण और उसकी दिशा की आवश्यकता पड़े, वो होती है आपकी सदिश राशि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, ठीक है, किसी भी मान की आवश्यकता पड़े, समझ में आ रही बात, मान की जरूरत पड़े केवल अगर वो अदिश राशि होती है, इतनी सी बात थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सदिश रूप, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, सदिश रूप तो ये है, लेकिन यहां पर जो क्यू नॉट होता है ना, समझेंगे यहां पे थोड़ा कि क्यू नॉट जो होता है, यहां पे लिखिए इसको, नोट्स में आप ऐसे लिखना है कि यहां पर क्यू नॉट का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि देखो क्यू नॉट क्या है, एक परीक्षण आवेश है, यानी कि इसका जो मान होगा अति सूक्ष्म होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो आपका परीक्षण आवेश होता है उसका मतलब होता है कि जिसका स्वयं का वो विद्युत क्षेत्र ना हो। जब मैं बोलूं कि यहाँ पर भाई एक आवेश क्यू है, वो इतना बड़ा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, लेकिन मैं भाई एक क्यू नॉट आवेश की बात कर रहा हूं, मान के चलो ये तो इतना बड़ा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, लेकिन ये जो क्यू नॉट आवेश है वो इतना सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो देखो इसकी तुलना में ये वाला विद्युत क्षेत्र कितना छोटा है, यानी इससे ये विद्युत क्षेत्र कितना छोटा है, यानी कि अगर ये इस पर कुछ प्रभाव डालना चाहेगा तो कितना होगा, मेरे हिसाब से 0.0000001 इस टाइप का प्रभाव वो इस पर डालेगा, जिस प्रभाव को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, नगण्य मान सकते हो, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो क्यू नॉट का मान है वो बहुत कम है। तब जो इसका फॉर्मूला है उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, ये लाइन लिखने के बाद आपको लिखना है कि जो वेक्टर ई होगी उसको आप लिख सकते हो लिमिट, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, यानी क्यू नॉट की जो मान है वो क्या है, जीरो के बहुत ही समीप है, और बाकी का फॉर्मूला एज इट इज इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हो। तो ये होता है जब हम क्यू नॉट आवेश से इस फॉर्मूले को लिखते हैं और सदिश रूप में लिखते हैं, और ये पूरी तरीके से समझा देते हैं कि क्यू नॉट का मान बहुत कम है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्मूले से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में जब आप इसको यूज करोगे, एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, और एक ये वाला, ये दो फॉर्मूले ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये भी कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका मात्रक, कि भाई साहब जो विद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक और उसकी विमा क्या है। भाई मात्रक भी तो पता लगाना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे E का मात्रक। E का मतलब यानी विद्युत क्षेत्र। तो E का मात्रक क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या था E का, F अपॉन में Q, बस फॉर्मूले से इसका मात्रक बना लो। मात्रक क्या बनेगा, ये क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, हिंदी में और लिख देता हूं न्यूटन। और ये क्या है, आवेश यानी कूलाम, क्या बोलते हैं इसको, आवेश, क्यों इसको बोलते हैं कूलाम, ठीक है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। इसका ना एक फॉर्मूला और होता है, आप इसको यहाँ पे समझ लो, सॉरी मात्रक, अथवा वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब ये जो मात्रक है ये वाला, ये कहां से आया, इसका जवाब मैं आपको कुछ लेक्चर आगे दे पाऊंगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का किसी एक सूत्र में हम संबंध निकालते हैं वोल्ट पर मीटर की यूनिट के साथ में, मतलब उसका जो फॉर्मूला एक निकलता है, इसका एक अलग निकलता है, ई का वो एक फॉर्मूला अलग निकलता है, जिससे आपका ये मात्रक डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते ई का मात्रक पे, अब समझते हैं ई की विमा। ई की
विमा। तो देखो विमा क्या होगी, ठीक है, ये हो गया मात्रक, विमा देख लेते हैं। तो देखो विमा भी किससे निकलेगी, फॉर्मूले से निकलेगी। मात्रक और विमा दोनों आप फॉर्मूले से निकालोगे। तो देखो ये तो एफ है, लेकिन क्यू की कोई विमा होती नहीं, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, एक फॉर्मूले में तोड़ेंगे जो होता है आई टी। यानी हम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। यहां से हमने क्यू की वैल्यू निकाली आई इंटू टी, ठीक है। अब हम यहां पर विमा रखेंगे, तो ये तो अभी तो फॉर्मूला था। अब जब हम इसकी विमा रखेंगे तो देखो क्या आएगा, जब इसकी विमा रखेंगे तो एफ की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2। आपने 11th क्लास में जरूर सीखा होगा, नहीं सीखा अगर आपको विमा निकालना नहीं आता है, मात्रक निकालने में कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से विमा और मात्रा को निकाल सकते हो, ठीक है। तो बल का जो विमा होती है वो होती है एम एल टी की पावर -2। अब देखो आई की विमा क्या होगी, ए, टी की विमा क्या होगी, टाइम, यानी टी है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, इधर लिखता हूँ मैं। तो देखो इस वाली ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे, तो एक पावर किसमें चली जाएगी, इनवर्स में चली जाएगी, यानी एम एल टी की पावर -2 इंटू ए इनवर्स एन टी की पावर इनवर्स। इनवर्स मतलब पावर -1 हो जाती है, क्या है, -1, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो एम एज इट इज, ये गुणा में है तो घाते जुड़ जाएंगी। तो देखो एम, इधर एम कोई नहीं है तो एम केवल एम ही आएगी, इधर एल है इधर कोई एल नहीं है तो एल केवल एल आएगी। और देखो यहाँ पर टी -2 या टी -1 है, गुणा है तो दोनों घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। -2 -1 क्या होगा, -3, तो टी क्या होगी, -3। और ए इधर कुछ नहीं है, इधर ही केवल ए है 1, तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गए इनके मात्रक दोनों, ये वाले, और ये हो गई इसकी विमा, ये वाली जो है ये आएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की विमा। बात समझ में आ गई। अब समझते हैं हम, जो हमने टॉपिक की बात करी थी परीक्षण आवेश, उसके साथ एक आवेश और आता है जो होता है हमारा स्रोत आवेश, ठीक है। तो देखो दो टॉपिक होते हैं हमारे, एक होता है स्रोत आवेश, दूसरा होता है परीक्षण आवेश। तो देखो स्रोत आवेश और परीक्षण में डिफरेंस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की जब मैंने परिभाषा आपको समझाई थी, तो उसमें हमारे पास में क्यू आवेश था जिसका स्वयं का एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो वो आवेश जो कि अपने चारों तरफ अपने स्वयं के अस्तित्व की वजह से, अपने स्वयं के अस्तित्व की वजह से एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, वो होता है हमारा स्रोत आवेश, ठीक है। और वो आवेश जो स्वयं की वजह से कोई विद्युत क्षेत्र का निर्माण ही ना कर पाए, वो कहलाता है हमारा परीक्षण आवेश। और जो परीक्षण आवेश होता है वो हमारे स्रोत आवेश के प्रभाव को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। और थोड़ा समझते हैं, देखो ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश ने यहां पर क्या किया है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया है। अब जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर जिस आवेश को एंटर कराते हैं वो लेते हैं परीक्षण आवेश। क्यों लेते हैं, रीजन मैंने आपको बताया था, छोटी सी हिंट दी थी, उसको यहां पर हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि देखो इस वाले आवेश की वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस आवेश की वजह से भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चाहे कम उत्पन्न हो या ज्यादा उत्पन्न हो, वो बात की बात है। उत्पन्न होगा कि नहीं होगा बताओ आप लोग मुझे, जरूर उत्पन्न होगा, क्योंकि देखो ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, अगर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो ये भी उत्पन्न करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश। इस वजह से इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है, मैं लिख देता हूं, इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है बहुत कम होता है, मतलब आप उसको नगण्य मान सकते हो, बहुत ही नगण्य। जैसे नगण्य कैसे मानेंगे, कंपैरिजन में, मतलब इसके सापेक्ष इसकी तुलना में उसे हम कम मानेंगे। देखो इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा जानते हो, मान के चलो लगभग इतना सा, इससे भी छोटा हो सकता है, वो तो इस मार्कर की जो निब है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है, नहीं तो इसका जो क्षेत्र बनना चाहिए बहुत ही छोटा बनना चाहिए। देखो मैं अगर इस तरीके से बिंदी रख दूं तो इस टाइप का इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा, और बोलिए इससे भी छोटा बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको इसकी तुलना में करें, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब वही है कि एक तरफ है 10 रुपए, एक तरफ है 10 रुपए, और एक तरफ क्या है 0.000001 रुपए, इस तरीके से। तो क्या ये इस पर कुछ इफेक्ट डालेगा, नहीं। अगर आप इसको इसमें जोड़ोगे भी तो आप अप्रोक्सीमेट बोल दोगे हाँ 10 रुपए होंगे, ठीक है। तो बात इतनी सी थी। तो ये होता है स्रोत आवेश, ये होता है परीक्षण आवेश। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, स्रोत आवेश का मतलब वो है कि जो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, वो आवेश जो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। लेकिन परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज, इसका मतलब होता है कि वह आवेश जो अपने आसपास स्वयं का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न न कर सके, और करे भी तो वो बहुत ही नगण्य हो, ठीक है।
अच्छा, फिर हम इसका यूज कहां पर करते हैं? हम इसका जो यूज है वो करते हैं स्रोत आवेश का प्रभाव जांचने के लिए। बात समझ में आई? यानी परीक्षण आवेश का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें स्रोत आवेश का प्रभाव जांचना हो। आप देखो, हमने क्यू नॉट आवेश का यूज कब किया था? जब हम प्लस क्यू आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसकी जांच करनी थी हमें। ध्यान होगा आपको, विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में हमने क्यू नॉट ही लिया था। बात समझ में आ गई? ये होता है रीजन। अब चलते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल, यानी किसी बिंदु पर जो बल लगेगा वो कितना होगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल। तो देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल, ये जो हम बात बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल यानी एक विद्युत क्षेत्र होगा हमारे पास में, जाहिर सी बात है, और उस पर, उसमें क्या है, कोई एक आवेश रखा हुआ होगा और उस पर कोई बल लग रहा होगा। इस पूरी लाइन का ये तो मतलब है। तो देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पर दो प्लेटें ले ली, कैसी? चालक प्लेट है। अब तुम बोलोगे ये प्लेट कैसे है, ये लाइन है। देखो, जो लोग समझ गए हो, इमेजिन कर गए हो, अच्छी बात है। जो नहीं समझ पाए हो कोई बात नहीं, मैं उनको समझाता हूँ। देखो, आप अपनी बुक का पेज जो है, जैसे आप अपनी बुक में पेज 1 2 3 इस तरीके से करते हो, तो पहले पेज को ऐसे उठाइए और ऐसे उठाने के बाद ऐसे देखिए सामने से, मतलब यहाँ से ऐसे पेज रखा हुआ है, उसको ऐसे उठाओगे ना इस तरीके से, समझ में आ रही है बात? ऐसे उठाया आपने, तो उठाने का आप उसको ऐसे देखो सामने से, ऊपर से, तो वो आपको क्या लगेगा? एक लाइन की तरह दिखेगा। यानी कि ये वाला जो पेज है, ऐसे करके बड़ा बनाता हूँ डायग्राम। अगर ऐसा आपका एक पेज है, अगर आप उस पेज को इस साइड से देखो, यानी इस साइड से देखो, ये पेज ऐसे आपका है, आप उसको ऐसे करोगे ना, ऐसे करके, तो ऐसे देखोगे ऊपर से। जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको एक कैसा दिखाई देगा? लाइन की तरह दिखाई देगा। तो ये भी एक प्लेट है जिसको ऊपर से देखने पर वो एक लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये यहां पर हमारे पास में दो चालक प्लेट है। अगर इनमें से एक चालक प्लेट पर क्या है? एक तरफ धनावेश है, दूसरी तरफ क्या है? ऋणावेश है। ये दो हमारे पास में चालक प्लेट है। अब अगर हम इनके बीच में, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूं, ठीक है। अगर इनके बीच में मैं यहां पर एक आवेश Q रख दूं, इस बिंदु पर मैंने माना Q आवेश रख दिया कोई, ठीक है। तो इस Q आवेश पर कितना बल लगेगा, हमको इस बात की चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर जो बल है, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर, हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, देखो अभी जो दिशा वाला टॉपिक है वो आगे आने वाला है थोड़ा सा यहाँ पे, पर आप अभी के लिए समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है? धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। यानी विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो उसकी हमको दिशा भी पता होना जरूरी है। तो जो दिशा है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है, ठीक है। तो देखो, इस Q आवेश पर एक बल कार्य करेगा। अब वो कौन सा बल होगा? देखो, यहां पर जो आवेश है ना, इस कंडीशन में एक धनात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है। और पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर दो धनावेश आवेश हैं, धनात्मक आवेश हैं या फिर ऋणात्मक आवेश हैं, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण का। उसका रीजन अगर किसी को याद हो तो मुझे बताएं। बताओ, याद है? चलो, याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखो, अगर हमारे आवेश समान प्रकृति के, जैसे अगर वो ऋणात्मक है और ऋणात्मक है, या फिर धनात्मक है और धनात्मक है, ठीक है, या तो इन दोनों के बीच में ये बल लगेगा या फिर इन दोनों के बीच में ये बल लगेगा, तब तो प्रतिकर्षण बल आएगा। और यदि माइनस और प्लस, इधर माइनस इधर प्लस है, या फिर इधर प्लस है और इधर माइनस है, इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो करेगा हमारा आकर्षण बल। बात समझ में आई? इधर लगेगा आकर्षण बल, इधर लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो यहां देखकर मुझे बताओ कि एक तरफ धनात्मक आवेश की प्लेट है, एक तरफ ऋणात्मक आवेश की प्लेट है, इसके बीच में मैंने एक आवेश Q रख दिया जो कि धनात्मक है, तो इस पर बल किस दिशा में लगेगा? तो देखो, यहां पर दो चीजें हैं। मान के चलो ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने भी क्या बताया कि समान प्रकृति का अगर आवेश है तो उसके पीछे प्रतिकर्षण बल आएगा। तो यहां पर धनात्मक आवेश है, ये आवेश भी धनात्मक प्रकृति का है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यानी कि ये जो प्लेट है वो इस आवेश में धक्का देगी इस तरफ, ठीक है। अब देखो, इस वाले पॉइंट में बात क्या समझ, ये तो हमने समझ लिया। इस वाले पॉइंट में बात क्या समझ में आई कि अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है, यानी या तो ऋणात्मक और धनात्मक हो आमने सामने, या धनात्मक और ऋणात्मक हो आमने सामने, कुछ भी बोल लो, तो उनमें क्या होगा? आकर्षण बल होगा। यानी ये वाली प्लेट इस आवेश को अपनी तरफ खींचेगी। तो देखो भैया, तुम एक बात बताओ, ये इसको धक्का दे रही है, ये इसको अपनी तरफ बुला रही है। आप कभी बाजार में जाओ और बाजार में जाके देखो, एक दुकानदार तो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे पास सामान नहीं है, तू जा। होता ना, कोई कोई दुकानदार ऐसा होता है कि ज्यादा उसने मोल भाव कर लिया, तो भैया मेरे पास आइटम नहीं है या मैं बेच नहीं रहा, तू जा। दूसरा दुकानदार बुलाएगा उसको, अरे नहीं बाबूजी तुम इधर आओ, अरे भाई साहब तुम इधर आओ।
तो ये वो ग्राहक है, ये एक दुकानदार, ये दूसरा दुकानदार, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको बुला रहा है, तो ये भी अपने आप किधर चलेगा, वो ये भी अपने आप इधर ही चलेगा, तो इसकी दिशा किधर आएगी, इधर। तो अब इस पर जो एक तरीके से बल कार्य कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि वो बल F है, अगर मैं बोलूं कि वो बल F है, तो उसकी डायरेक्शन तो मुझे पता चल गई कि इधर होगी, लेकिन अब वो बल कितना है। तो देखो वो बल कैसे निकालेंगे, हमने विद्युत क्षेत्र में एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में, यही था विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। अगर यहां से मैं बल का मान निकालता हूं तो इस आवेश को इधर पक्षांतर कर दूंगा, इस आवेश को इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो देखो मुझे बल क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो Q इंटू E, ये हो जाएगा बल, जो कि इस विद्युत क्षेत्र में, भाई देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो इसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, क्योंकि देखो धनात्मक आवेश भी अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ऋणात्मक आवेश भी अपनी तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो जरूरी होगा ना, और वो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इन दोनों आवेशों के मिश्रित प्रभाव से उत्पन्न हुआ होगा, तो इस पर एक बल भी लग रहा होगा, तो वो बल कितना होगा, इतना होगा भाई साहब। अब उस बल की दिशा क्या होगी, उस बल की दिशा ये होगी। अब देखो एक बात और समझो, यहां पे ये तो कौन सा पॉइंट था, एकदम पॉजिटिव वाला, मतलब अगर मैं यहां पर धनात्मक आवेश रखता हूं तो उसकी बल की दिशा किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। यहां लिख देता हूं, यहां पर जो बल की दिशा है वो किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं वही सीन करूं कि यहां पे धनात्मक आवेश की प्लेट है, यहां पर ऋणात्मक आवेश की प्लेट है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक आवेश रख दूं इस बिंदु पर, लेकिन वो कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। अब बताओ कंडीशन क्या होगी, भाई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो तो इधर ही होगी, माना मैं, लेकिन अब इस पे बल किधर लगेगा। अब दोबारा देखते हैं इन्हीं दोनों पॉइंट से, देखो यहां पर क्या है, समान प्रकृति का आवेश क्या करेगा, धक्का देगा, तो इधर क्या है, ऋणात्मक आवेश पहले से मौजूद है, ये वैसे ही ऋणात्मक आवेश है, तो ये इसको इधर धक्का देगा। और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, तो देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक आवेश है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल जनरेट होगा, यानी ये तो इस आवेश को धक्का दे रहा है और ये इसको अपने पास बुला रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो यहां पर इस आवेश का जो बल लग रहा है, इस आवेश पर जो बल है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, उस बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि अगर धनात्मक आवेश है तो उस पर जिस डायरेक्शन में बल लग रहा होगा उस डायरेक्शन से, उस दिशा से विपरीत बल लगेगा उस आवेश पर, यदि उसकी प्रकृति बदल जाए। यहां पर क्या है, धनात्मक आवेश है और यहां पर ऋणात्मक आवेश है, इस वजह से इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो परिवर्तित हो गई। अगर आपने इन प्लेटों को जैसे यहां पर उनको जोड़ा है वैसे यहां पर जोड़ा जाए ए और बी को, तो समझ में आ गई बात। ये थी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखिए अभी हमने समझा था कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र था E, ये एक सदिश राशि थी। तो जब कोई एक सदिश राशि होती है तो हमको ये भी पता होता है कि जब हम इसको व्यक्त करेंगे तो दो चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। पहला होता है उसका परिमाण, परिमाण का मतलब होता है उसकी एक वैल्यू, यानी कि उसका कुछ मान होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एक बल है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, किसी वस्तु पर लगा रहे हैं, तो वो 10 न्यूटन का है। तो जो इसमें जो 10 चीज आई है वो क्या है, एक परिमाण है, वो मान है। और जब हम बोलते हैं कि भाई जो बल F हम लगा रहे हैं वो इस दिशा में लगा रहे हैं, यानी इधर से इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये क्या चीज है, इसकी दिशा है, डायरेक्शन है, ठीक। उसी तरह से जो हमारा यहाँ पे E है, उस E को व्यक्त करने के लिए, उसको दूसरे लोगों को समझाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारा परिमाण यानी कि मान, दूसरा होता है उसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप। तो E की जो दिशा होगी उसी चीज को हम यहां पर समझने वाले हैं कि E की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या होती है। तो देखो विद्युत क्षेत्र में जो दिशा होती है ना, वो मैं 3 पॉइंट लिखाऊंगा आपको, उन तीनों पॉइंटों में क्लियर हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है। तो तीनों पॉइंट आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं इसी हेडिंग के साथ में कि विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो पहला होता है कि धनात्मक वैल्यू से ऋणात्मक वैल्यू की तरफ आपको इस तरीके से इंडिकेट करना, मतलब कि धनात्मक जो मान का आवेश होगा उससे तो दूर जाएगा और ऋणात्मक मान का जो आवेश होगा उसके समीप जाएगा। बात समझ में आई। दूसरी चीज इसको और अच्छे से समझाएगी कि धनावेश से दूर, यानी दूसरा पॉइंट क्या आएगा, धनावेश से दूर, यानी धनावेश से क्या हो रहा है, ये दूर हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, ऋणावेश की ओर। समझ गए।
यानी कि जो पहला पॉइंट है उसी को डिफाइन, यानी उसी को और अच्छे तरीके से आपको कौन समझा रहा है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने समझा था कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रही है। वहीं दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि धनावेश से तो दूर जाएगी, और तीसरा पॉइंट कह रहा है ऋणावेश की ओर जाएगी। थोड़ा सा यहां समझेंगे प्रैक्टिकली कि अगर आपके पास में दो ऐसी कोई प्लेटें हैं, एक पर क्या है धनावेश है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एक जो डेरिवेशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने ली थी दो प्लेटें, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इधर क्या है धनावेश है, इधर क्या है ऋणावेश है। तो यहां पे मैंने कोई एक आवेश रख दिया Q। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आवेश Q पर किधर की तरफ, जैसे भाई यहां पर तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो विद्युत क्षेत्र में इस पर जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा। ये सब जो चीज मैं बता रहा हूं वो किस लिए, धनात्मक आवेश के लिए है, धनात्मक आवेश के लिए है। यानी जो कुछ भी अभी हम बात कर रहे थे, वो हम कोई भी टॉपिक लेते हैं अपना, उस टॉपिक को हम धनात्मक आवेश के रूप में ही हम बात करते हैं। अगर हम ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे तो वहां पर लिखा जाएगा बाकायदा कि ये जो बात की जा रही है वो ऋणात्मक आवेश की बात की जा रही है। यानी कि ऐसा कब होगा, यानी जो आवेश है हमारा वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की दूर विद्युत क्षेत्र में क्यों जाएगा, जब वो एक धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ एक बार और इसको समझेंगे। ये तीनों पॉइंट समझे विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में। अगर मेरे पास में दो प्लेटें ये हैं, अगर एक प्लेट क्या है धनावेशित है पूरी तरह से, दूसरी प्लेट है जो कि पूरी तरह से क्या है ऋणावेशित है, तो इस जगह जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो कैसी दिशा आएगी, ये वाली दिशा आएगी या ये वाली दिशा आएगी। आप लोग बताइए, ये वाली दिशा सही है या ये वाली दिशा सही है। इन दोनों दिशाओं का मतलब क्या है, इस दिशा का मतलब है कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, या फिर और इसका मतलब है कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। अब आप लोग बताइए कौन सी दिशा सही है। मैं 5 तक काउंट डाउन करूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या आंसर है आप लोगों का। ठीक है, ये वाली जो दिशा है वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ये आंसर दिया है बहुत सही। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, ऊपर वाली डायरेक्शन तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। यानी यहां पे क्या है धनात्मक आवेश, यहां पर क्या है ऋणात्मक आवेश। तो अगर मैं यहां पर कोई भी आवेश रख देता हूं तो वो किधर की तरफ मूव करेगा, वो इधर से इधर की तरफ गति करेगा। अच्छा, ये जो आवेश है वो कौन सा है, धनावेश है, धनावेश है। ठीक है, मैं वही तो बात बता रहा था कि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, धनात्मक आवेश के लिए। अगर यहीं पे अगर आप ऋणात्मक आवेश को रख दें इस तरीके से, तो ये जो मान है, ये जो तीनों पॉइंट है, ये कैसे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी कि इस पर अब जो दिशा में, मतलब अब इसकी जो दिशा होगी इस आवेश की, इस आवेश पर जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी क्या होगी, विपरीत हो जाएगी। वो बल की बात है। ठीक है, अभी तो हम क्या समझ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इन तीनों पॉइंट में कंसीडर होती है। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में अच्छे से कॉपी कर लेते हैं। तो आप इसका एक जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में अच्छी तरह से कैरी कर सको। अब चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है बिंदु आवेश। अब देखो ये जो टॉपिक है बिंदु आवेश कोई टॉपिक नहीं है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। बट ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आप एक डेरिवेशन करने वाले हो छोटा सा, जिसमें कि आपको बिंदु आवेश का मान पता होना चाहिए। तो देखो बिंदु आवेश की जो परिभाषा है वो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन। क्या बोलती है हमसे कि यदि आवेशित वस्तुओं का आकार, एक सेकेंड, यहाँ पे वस्तु नहीं वस्तुओं होगी, ठीक है, उनके बीच की दूरियों से कम है, बहुत कम है, तो ना बिंदु आवेश कहेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो आप लोगों ने अपने मोबाइल में एक चीज तो जरूर करी होगी, ये चिन्ह आप जानते हैं किस चीज का होता है,
मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये जूम इन होता है, ये जूम आउट होता है। इसका मतलब कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे इस तरीके से करते हो तो वो क्या होता है, वो जो आपकी इमेज है वो बड़ी हो जाती है। अगर आप उसको वापस ऐसे कर दो तो इमेज क्या होती है, छोटी हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास में ऐसा एक कोई सर्कल दे रखा है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर इसको ऐसे कर दो इस तरीके से, तो ये सर्कल क्या होगा, इतना बड़ा बन जाएगा। और अगर आप इसी सर्कल को वापस से जूम आउट करने के लिए ऐसा कर दो इस तरीके से, तो ये जो सर्कल है वो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट की तरह दिखाई देने लगेगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो वही बात समझाई जा रही है इस बिंदु आवेश में, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल लें कि अगर मान के चलिए आपके पास में ऐसे करके दो वस्तु हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी क्या है 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की क्या है, जो दूरी है वो 10 मीटर है, 10 मीटर दूरी है। तो देखो इनका क्षेत्रफल इनके बीच की दूरी से कितना है, बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रहे हैं उसका मतलब क्या है कि यदि आवेशित वस्तु का, मान के चलो ये क्या है, दोनों आवेशित वस्तु हैं, और इनका जो आकार है यानी इनका जो क्षेत्रफल है वो इनके बीच की दूरियों से बहुत ही कम है, इसी वजह से हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, बिंदु आवेश बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात थी। अब चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई बिंदु आवेश दे रखा है, उस बिंदु आवेश का मतलब क्या है, इससे पहले जो डेफिनेशन थी समझा था हमने कि अगर कोई वस्तु है जिसका साइज उन दो वस्तुओं के बीच की दूरी से बहुत कम है तब उसको बिंदु आवेश बोलते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पे तो एक ही बिंदु है, तो दूसरा बिंदु तो है ही नहीं, तो आपने तुलना किस चीज से कर दी, जो बोल दिया कि ये बिंदु आवेश है। तो देखो भाई थोड़ा सा भी आप सब्र करें, हम आगे देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास है यहाँ कोई बिंदु आवेश है जो कि मान के चलो इस बिंदु O पर, इसी बिंदु O पर रखा हुआ है, इसका मान क्या है +Q, और ये अपने से किसी दूरी पर यानी R दूरी पर यहां पर स्थित है। कोई दूसरा बिंदु मान लेते हैं हम कि ये P बिंदु है, ठीक है, क्या मान लेते हैं, ये बिंदु P स्थित है। अब तो दो बिंदु आ गए हमारे पास, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो इस वजह से हमने क्या है, इन दोनों को बिंदु आवेश मान रखा है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है, लेट सपोज R है, मान लो कि वो R है, वो इन दोनों बिंदुओं के साइज से बहुत ज्यादा है। तो हमने बोला कि एक बिंदु आवेश +Q जो कि बिंदु O पर रखा है, वो स्वयं से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेसिकली सेंस क्या है इस चीज का, ये है। तो इसमें 2-3 चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। यहां पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहली चीज तो डेफिनेशन क्या, ये जो डेरिवेशन है, सबसे पहले एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि केवल एक डेरिवेशन करके आप आ जाओ, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, आपको कायदे से पूरी चीज करनी होती है। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ समझाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश, जैसे मैं यहाँ लिखा रहा हूं वैसे आप अपने नोट्स में फेयर कर सकते हो, ठीक है। तो माना एक बिंदु आवेश Q जो कि इस बिंदु O पर रखा हुआ, अच्छा ये बिंदु O पर तो रखा हुआ है, लेकिन ये बिंदु O कहां पर है, मतलब बिंदु O भी कहां पर, हवा में स्थित है, हवा का मतलब निर्वात में है, ठीक है। तो बिंदु आवेश Q हवा में स्थित, बिंदु आवेश Q हवा में, एक सेकेंड, यहां पर हम लिखेंगे हवा में बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है तथा इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर, R दूरी पर क्या है हमारे पास में बिंदु P दे रखा है, तो R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। तो माना एक बिंदु आवेश Q हवा में बिंदु O पर स्थित है तथा इससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा इस डेरिवेशन से पहले की 2 लाइनें जो हमको लिखनी होंगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसके लिए समझते हैं हमको क्या करना होगा। अगर हमको यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है
तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का पता हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास में कोई परीक्षण आवेश हो और उस परीक्षण आवेश को हम एक पहले से स्थित आवेश के पास लेकर जाएं या दूर लेकर जाएं और वहां पर किसी ना किसी बल का अनुभव करें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमने सीखा था, विद्युत क्षेत्र जो डेफिनेशन थी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं, कोई भी एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं। उस परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश को रख देंगे ले जाकर। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक Q नॉट जो परीक्षण आवेश उसको यहाँ पर रख देते हैं तो क्या होगा, अब हम देखेंगे ये प्लस Q आवेश जो है वो इस Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है। अब वो बल हम कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से निकालेंगे, क्योंकि कूलाम भैया ने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी कि कूलाम भैया बताएंगे तुम्हें। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज तुमने लिख ली होगी। अब इस ऊपर वाली चीज के नीचे बात तुम्हें ये लिखना है और इसके बाद में तुम्हें वो लिखना है जो मैं यहाँ पर वापस से लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमारे ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी सी जगह कम है, तो इस वजह से हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ओके गाइस, ठीक है, तो देखो अभी हमने ऊपर का इंट्रो देख लिया। अब हम क्या लिखेंगे कि इसलिए किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु P पर रखा है। इसलिए हमने क्या किया, Q नॉट आवेश को बिंदु P पर रखा है। ठीक है, तब हम क्या देखेंगे, कूलाम के नियम से सॉरी फॉर दैट, उस पर जो बल लगेगा, उस पर इस आवेश के द्वारा जो बल लगेगा वो कितना होगा। तो देखो अब चूंकि ये प्लस Q नॉट आवेश है तो ये जाहिर सी बात है भाई, परीक्षण आवेश हम ले रहे हैं तो धनात्मक होगा। अब धनात्मक और धनात्मक आवेश के बीच में कैसा बल लगता है, मैंने बताया था आप लोगों को कैसा लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो यहां पर जो बल लग रहा है F, भाई ये इसको दूर की तरफ धकाएगा, दूर की तरफ क्या देगा, धक्का देगा। तो वो धक्का किस बल से दे रहा है, F बल से दे रहा है, और वो बल इधर जा रहा है तो कौन सा बल है, वो प्रतिकर्षण का बल। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि F कौन सा बल है, प्रतिकर्षण का बल है। ठीक है, तो इस वजह से इस दिशा का जो एकांक सदिश है वो क्या है, आर कैप। मान के चलते हैं कि वो आर कैप क्या है, एकांक सदिश है। तो देखो हम लिखेंगे कि कूलाम, यानी पहले वो डेफिनेशन लिखी, फिर ये डायग्राम लिखा, इस डायग्राम के बाद आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लिखना है कि कूलाम के नियम से बिंदु P पर, कैसे लिखेंगे, बिंदु P पर Q नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है, Q नॉट पर जो बल लगेगा वो हम देखने वाले हैं। तो देखो वो बल कितना आएगा, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, उस पर Q नॉट पर जो बल लगेगा वो कितना आएगा, देखो F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको पता है Q नॉट से जो बल आता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू करके आता था Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², यही आता था कूलाम के नियम से। लेकिन यहां पर दो आवेश Q1 Q2 ना होकर, भाई Q1 Q2 जब आते थे तो वहां पर दो आवेश होते थे, एक होता था Q1 दूसरा होता था Q2। लेकिन यहां पर जो आवेश है वो एक Q है वो दूसरा Q नॉट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Q इंटू Q नॉट। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो F है वो क्या चीज है, वो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, इस आवेश पर लगाया गया बल हो गया F। बात समझ में आ गई इतनी हमारे? ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसके लिए। अच्छा, अब हमारे पास में क्या आ गया, बल आ गया। ठीक है, अच्छा इस बल की दिशा क्या है, दिशा क्या होगी, इधर से इधर की तरफ है, यानी कि OP की ओर। क्या लिख देंगे, दिशा OP की ओर। ठीक है, तो यानी कि O से P की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहां पर हमने बल को लिखा रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या गया, बल। अच्छा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कि E बराबर होता था F अपॉन में Q नॉट ले लेते हैं। तो हमने बल तो निकाल लिया, अब हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं हम सीधे, यानी इसको लिखने के बाद अब आप क्या लिखने वाले हो कि E, यहां लिखेंगे हम कि चूंकि E बराबर क्या होता है, F अपॉन में Q नॉट। E बराबर क्या होता है, F अपॉन में Q नॉट। इसलिए तब इसको समीकरण 1 माना है तो हम यहां लिखेंगे, इसके बाद
समीकरण 1 से इतना लिखेंगे। ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ। समीकरण 1 से अब आपको f का मान क्या है यहाँ पे रख देना है। तो देखो E बराबर, अब f का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू। अब देखो ये 1/Q0 है तो 1/Q0 एज इट इज आ जाएगा। अब इस Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। यही आपका होता है किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना, आगे काफी जगह आप इसको यूज करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नियतांक होता है उसका तो मान होगा, कोई मात्रक होता नहीं है, क्या है, नियतांक है। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा वो पहले वाला होगा जो हमने लिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि कूलाम, यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, फॉर्मूले से हमने इसका मात्रक निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे करना क्या है, न्यूटन का कूलम पर मीटर बोल सकते हो, या फिर इसका एक फेमस जो वो है मात्रक, वो न्यूटन पर हम कूलम भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब इसका हम सदिश रूप की बात करेंगे, ठीक है। इसका सदिश रूप कैसे निकलेगा उसकी बात करते हैं। देखो सदिश रूप, जब हमारे पास में हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो हमको उसका सदिश रूप भी निकालना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है तो हम बता सकते हैं। तो देखो इसका सदिश रूप जो होगा, वहीं नीचे हेडिंग लिख सकते हो, छोटी सी हेडिंग के सदिश रूप ऐसे लिख के इस तरीके से छोड़ सकते हो, ठीक है। सदिश रूप, तो सदिश रूप क्या होगा, हमको पता है जब भी हम किसी फॉर्मूले से सदिश रूप निकालते हैं तो उस सदिश, जो भी राशि सदिश है उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं, और जो सदिश राशि नहीं होती उसके ऊपर चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो देखो वेक्टर E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इसके ऊपर वेक्टर आएगा, जी नहीं आएगा, क्योंकि एक नियतांक है, ये कोई सदिश राशि तो है नहीं, ठीक है। क्या Q एक सदिश राशि है, जी बिल्कुल नहीं। आर स्क्वायर एक सदिश राशि है, दूरी है, दूरी सदिश नहीं होती, विस्थापन सदिश होता है, ठीक है। इसलिए इस पर भी क्या नहीं आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। लेकिन यहां पर क्या आएगा, आर कैप आएगा। अब भैया आर कैप क्यों आएगा, ये भी बात है कि आर कैप क्यों आएगा। देखो आर कैप का मतलब है, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा था, ये पॉइंट था, बीच की दूरी r थी, यहाँ पर एक q आवेश रखा हुआ था, यहाँ पर Q0 आवेश था, ये बिंदु P था। हमने बोला था कि यहाँ पर एक r कैप सदिश मान रहे हैं हम, जो कि इधर ये होता है एकांक सदिश। इसको हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश होता है, जो कि जिस डायरेक्शन में होता है, जैसे OP की दिशा में जा रहा था, हमारा जो बल लगा था इधर, जैसे ये पॉइंट O था, ये P था, और बल F हमारा इस दिशा में था, यानी बल की जो दिशा थी वो क्या थी, O से P की तरफ थी। इसीलिए यहां पर जो आर कैप है वो ओपी की दिशा में एकांक सदिश है, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की हम जो बात कर रहे हैं वो इस दिशा में आ रहा है। तो इस दिशा में जब वो आ रहा है तो आर कैप उसको प्रदर्शित करता है, क्या ये सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। मोटा मोटी तौर से आप ये समझ सकते हो, ज्यादा डीप अगर आप नहीं जाएं तो आर कैप किसी भी सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आई कि आर कैप यहां पर यूज होगा, ठीक है। अच्छा आप देखो, अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई ए कैप दे रखा है तो ए कैप, एक सेकेंड थोड़ा ब्लर आ रहा है कैमरे में, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास में, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर हमारे पास में ए कैप है तो वो ए कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन में उसका परिमाण ए। तो यहां पर जो आर कैप दे रखा है, क्या हम उसको वेक्टर आर अपॉन में आर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह या करके आप लिखेंगे, या वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर आर अपॉन में आर। चूंकि जो आर कैप होता है वो वेक्टर आर अपॉन में आर होता है, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। इसी वजह से हमने आर कैप का जो मान है वो ये रखा हुआ है। अच्छा अब आर और आर स्क्वायर जब इन दोनों का गुणा कर दोगे क्या बन जाएगा, आर क्यू बन जाएगा। तो हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम यहीं पे लिख देते हैं। तो देखो वेक्टर ई बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर क्यू इंटू वेक्टर आर। ये फॉर्मूला भी यहां से आप लिख सकते
हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, एक चीज और इसके बाद लिखेंगे आप कि अगर यहां पे जो हमने बात करी थी वहां पे विद्युतशीलता क्या थी? एप्सिलॉन नॉट थी। तो आप नीचे लिखोगे कि यदि के या एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, इस तरीके से आपको लिखना है, के या एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? जितना हमारे पास में परावैद्युतांक है उसका हम गुणा कर देंगे नीचे की साइड यहां पर। अगर वो के है या ई आर है, बस उसका गुणा हम कहां कर देंगे? इस जगह पर कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन आर है, तो यहाँ पर बस आपको क्या बढ़ा देना है? एप्सिलॉन आर, और बाकी का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ पर आप एप्सिलॉन आर कर सकते हो और इसी की जगह यहाँ पर भी आप एप्सिलॉन आर कर सकते हो यदि वो इस परावैद्युतांक के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र निकलवा रहा हो तो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए ही पूरी तरह से बुक करा रखा है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, comment and subscribe the channel guys, and share this video with your one best friend. So guys, मिलता हूं आपसे एक और ऐसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।